तो पॉलिटिकल का थर्ड लेसन हम देखेंगे जिसमें है नियोजित विकास की राजनीति के बारे में हम जानेंगे। देखो नियोजित विकास क्या चीज है उसके बारे में पहले हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले कि जब भारत स्वतंत्र होता है तो भारत के साथ अनेक प्रकार की समस्याएं या अनेक प्रकार की चुनौतियां होती हैं जो साथ में चलती हैं। उन चुनौतियों से निपटने के लिए हम लोकतंत्र जैसी व्यवस्था को अपनाते हैं। अब लोकतंत्र के अपनाया चुनौतियों से लड़े भी भारत ने कैसे इतने बड़े जनसंख्या के साथ अपने लोकतंत्र को कायम किया और उसके बाद नियोजित का मतलब होता है भविष्य की योजना, मतलब जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से कैसे निपटा जाए। नियोजित राजनीति के बारे में हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो नियोजित होता क्या है? नियोजित का मतलब होता है भविष्य की योजना, भविष्य की योजना को, भविष्य की योजना को पहले से ही बनाना, पहले से बनाया जाए। तो नियोजित का मतलब होता है भविष्य की योजना को पहले से बनाया जाए। जैसे मान लीजिए कि हम अपनी लाइफ में आगे की चीजों के बारे में सोचते हैं कि किसे कैसे कैसे करना है, वैसे ही देश के समक्ष भी ऐसी कई समस्याएं थी जो उजागर हो रही थी। तो नियोजित राजनीतिक, अब राजनीतिक या पॉलिटिकल में इसमें क्या होगा, जो जो समस्या राजनीतिक में आगे आएंगी उन समस्याओं को स्टेप बाय स्टेप, जैसे गरीबी संबंधित होगी, लोकतंत्र को कायम करने संबंधी होगी, विभिन्नता में एकता को स्थापित करने संबंधित होगी। इनसे नियोजित राजनीति या देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले तो नियोजित राजनीति में कैसे लिया गया? तो नियोजित राजनीतिक में दो भागों में लिया गया। सबसे पहले आप ये जानिए कि इसमें योजना आयोग को लिया गया। योजना आयोग दो प्रकार के कार्यों को करता था। एक तो पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का और दूसरा राज्यों में वित्त को वितरित करने का। इसके दो काम होते थे। पहला पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना प्लस वित्त संबंधी कार्यों को क्रियान्वित करना। पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बात करूं तो पंचवर्षीय योजना के अंदर है कि किसी एक समस्या को पकड़ा जाए और 5 साल तक उस समस्याओं को क्या किया जाए, उस समस्या के बारे में हल किया जाए, उसके बारे में सोचा जाए। लेकिन ये कह सकते हैं कि उस वक्त योजना आयोग की जरूरत थी। अगर मैं बात करूं कि ये मॉडल हमने कहां से अपनाया नियोजन का, तो ये हमने सोवियत संघ से अपनाया, क्योंकि सोवियत संघ ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए और समस्याओं का समाधान करने के लिए योजना या नियोजन जैसे विषय को अपनाया। वैसे ही भारत ने भी सोवियत संघ के इस विषय को अपनाया। ठीक है, तो योजना आयोग में पंचवर्षीय 5 वर्ष किसी समस्या को पकड़ा जाता है और फिर उसे हल किया जाता है। वित्त संबंधी अगर मैं बात करूं नियोजन के अंदर केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को वित्त वितरण किया जाता है। तो इस प्रकार दो प्रकार के कार्य क्रियान्वित करते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत के समय भारत को किस किस चीज, मतलब दो प्रकार की विचारधारा उस वक्त सबसे ज्यादा उजागर हो रही थी। एक तो थी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ अर्थव्यवस्था जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, यूएसएसआर कर रहा था। अगर मैं आगे बात करूं तो देखते हैं अब दक्षिणपंथी विचारधारा के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कि दक्षिणपंथी विचारधारा अगर दक्षिणपंथी विचारधारा की अगर मैं बात करूं तो दक्षिणपंथी विचारधारा को पूंजीपति
विचारधारा, विचारधारा कहा जाता है। ठीक है, इसको आप बाजार मूलक अर्थव्यवस्था, इसे आप बाजार मूलक अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। इस प्रकार दक्षिणपंथी विचारधारा के अंदर क्या है, दो प्रकार की विचारधाराएं आती हैं। एक दक्षिणपंथी के अंदर दो प्रकार के विचार आते हैं, एक तो है पूंजीपति विचारधारा, दूसरी बाजार मूलक अर्थव्यवस्था। इसका अनुसरण कौन, मतलब अगर माने इसे उदारवादी विचारधारा के नाम से भी जाना जाएगा। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, दक्षिणपंथी विचारधारा का नेतृत्व अमेरिका। ये एक ऐसी विचारधारा है जो मनुष्य को स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करने और निजी क्षेत्र में स्वामित्व होने पर ज्यादा जोर देती है। ठीक है ना, तो दक्षिणपंथी विचारधारा जब भारत स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्रता के साथ उसके सामने दक्षिणपंथी विचारधारा एक सामने आती है कि वो दक्षिणपंथी विचारधारा अपनाए। दक्षिणपंथी विचारधारा के अंदर पूंजीपति विचारधारा आती है। ठीक है, अमेरिका की बाजार मूलक अर्थव्यवस्था आती है और उसी के साथ उदारवादी विचारधारा। उदारवादी विचारधारा इसी का ही एक प्रकार है कि मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता मिले और निजी क्षेत्र में ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, इस चीज पर जोर दिया जाता है। अब हम वामपंथी विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे। वामपंथी विचारधारा की अगर बात करें वामपंथी विचारधारा, अगर मैं वामपंथी विचारधारा की अगर मैं बात करूं तो वामपंथी विचारधारा साम्यवादी विचारधारा है। ये साम्यवादी विचारधारा है, ये राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था को मानती है। इसको राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ये राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है यहाँ पर राज्य का ज्यादा महत्व होगा और निजी क्षेत्रों का कम महत्व होगा। मतलब यहाँ सारी शक्तियां सरकार के हाथों में निहित होती है। और इसी के साथ यहाँ पर जो समाज होता है उस समाज को भी वर्गहीन समाज के नाम से जाना जाता है। तो समाज कौन सा हुआ, समाज। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, इसका नेतृत्व सोवियत संघ करता है। तो इस प्रकार दो प्रकार की विचारधारा थी जब भारत स्वतंत्र हुआ था। वो नियोजित में कौन सा मॉडल अपनाए, साम्यवादी मॉडल अपनाए या फिर वामपंथी मॉडल अपनाए। तो साम्यवादी मॉडल के अंदर मैंने आपको बताया कि ये सोवियत संघ की विचारधारा है जो साम्यवादी विचारधारा है। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था है और वर्गहीन समाज है इसके अंदर, और सोवियत संघ इसका नेतृत्व करता है। वैसे ही मैंने आपको पूंजीवादी विचारधारा बताई जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, जो उदारवादी व्यवस्था है, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था और निजी क्षेत्र की तरफ ज्यादा बढ़ावा देती है। इस प्रकार दो प्रकार के मॉडल भारत के समक्ष थे कि दोनों में से कौन से मॉडल को वो अपनाएगा। इसलिए भारत ने दोनों ही मॉडलों को ना अपनाकर नियोजित राजनीति के तहत दोनों ही विचारधाराओं के मेल को अपनाया, जिसे मिश्रित मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं, देखिए जरा। पेपर में क्वेश्चन बन जाता है वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा में अंतर बताइए। क्वेश्चन बना लेते हैं यहाँ पर, वामपंथी वे दक्षिणपंथी
विचारधारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। या एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, यहां पर यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत ने अर्थव्यवस्था में कौन सा मॉडल अपनाया। भारत ने अर्थव्यवस्था में कौन सा मॉडल अपनाया, दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधारा में क्या अंतर है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर भारत ने मॉडल अपनाने की बात है तो भारत ने मिश्रित मॉडल को अपनाया है। कौन से मॉडल को अपनाया, तो मिश्रित मॉडल को अपनाया। अब मिश्रित मॉडल क्या होता है, देखिए भारत के अंदर अगर साम्यवादी विचारधारा की तरह अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट भी है, ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट भी मिलेगा तो यहाँ पर आपको कंपनी प्राइवेट भी मिलेगी। इससे ये पता लगता है भारत में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही, ये दोनों ही यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारत ने पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों के मेल मिश्रित मॉडल को अपनाया है, ठीक है। इस प्रकार भारत में नियोजित के अंदर कौन सा मॉडल अपनाया है, तो भारत ने मिश्रित मॉडल को क्या किया है, अपनाया है, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं। आगे देखिए, चलिए हमने नियोजित राजनीति के बारे में अपनों ने पढ़ा था अभी कि विचारधाराओं के बारे में बात की थी कि हमारे पास पूंजीवादी विचारधारा, ठीक है, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, तो दूसरी तरफ साम्यवादी विचारधारा जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, रशिया कर रहा था। तो दो प्रकार की विचारधाराओं के बारे में हम लोगों ने जाना था। फिर मैंने आपको बताया था कि भारत ने जिस मॉडल को अपनाया उस मॉडल का नाम था मिश्रित मॉडल। अब हम जानेंगे कि योजना आयोग और नीति आयोग था क्या, दोनों के बारे में जानेंगे। एक तरफ योजना आयोग और एक तरफ नीति आयोग। योजना आयोग की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका 1950 में इसका गठन किया गया। योजना आयोग का गठन कब किया गया, 1950 में किया गया। वहीं अगर मैं यहाँ पर 15 मार्च 1950 आप बोल सकते हो, 1950 को, वहां 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग योजना आयोग के बारे में बताया था कि ये दो प्रकार के कार्य करता था। एक तो था पंचवर्षीय योजना को निर्मित करना और दूसरा कार्य इसका क्या था, दूसरा कार्य इसका था वित्त को बांटना, मतलब राज्यों में वित्त को बांटना। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो वर्तमान में भी है उनकी सरकार आती है और उनकी सरकार आने के साथ ही 2014 में इसे समाप्त कर दिया जाता है और उसी के साथ योजना आयोग की जगह कौन ले लेता है, नीति आयोग ले लेता है। तो नीति आयोग इसकी जगह लेता है। तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को क्यों योजना आयोग को बंद किया गया और उसकी जगह पर नीति आयोग को लाया गया, कुछ कमियां थी। जैसे मान लीजिए कि योजना आयोग एक समस्या को पकड़ता था तो 5 वर्ष तक उस समस्याओं के सुलझाने में लगा रहता था और कभी भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए तो उस योजना को बीच में छोड़ना पड़ता था, इसलिए उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता था। इसलिए हम इन 70 सालों में 50 सालों में कुल मिलाकर 5 या 10 समस्याओं को हल कर पाते थे और वो भी होंगे या नहीं होंगे ये समस्या बनी रहती थी। वैसे ही राज्यों में जब वित्त को आवंटित किया जाता था तो भी समस्या होती थी कि किस राज्य को कैसे वित्त या कितनी कैपेसिटी के अंदर उनको दिया जाना चाहिए। तो इस समस्याओं के हल के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर
जिसे 2014 दिसंबर में समाप्त किया गया और उसकी जगह पर किसे लाया गया, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। तो नीति आयोग का काम क्या है, सलाह संबंधी काम है, जो भविष्य में होने वाली जो समस्या है उस समस्याओं का जल्दी से निपटारा किया जाए और सलाह रूपी कार्य करने का इसे। तो अगर मैं बोलूं तो दोनों ही संगठन गैर संवैधानिक है, संवैधानिक है, ये भी गैर संवैधानिक है और नीति आयोग भी गैर संवैधानिक है। देखो संवैधानिक वो होता है जब संविधान बना था तो संविधान के साथ ही उसमें जो चीजें ऐड हुई थी उसे संवैधानिक बोला जाता है, जो हमारे संविधान की बुक में होगा। वैसे ही गैर संवैधानिक जो संविधान की बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा रूप में जिसे राजनीतिक में लिया गया तो उसे गैर संवैधानिक कहा जाएगा। ठीक है, तो ये गैर संवैधानिक संगठन है। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे, इसका जो निर्माण था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू। वहीं पर अगर मैं बात करूं नीति आयोग का, तो नीति आयोग का जो निर्माण है या गठन है वो नरेंद्र मोदी ने किया। अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात करूं, योजना आयोग का जो अध्यक्ष या जो हेड होता है वो पीएम होता है। वहीं पर नीति आयोग का भी जो अध्यक्ष या हेड होता है वो भी पीएम होता है। ठीक है, ये जो भी कार्य करता था, योजना आयोग जो भी कार्य करता था वो टॉप टू बॉटम करता था। वहीं पर अगर मैं नीति आयोग की बात करूं, वो बॉटम टू टॉप कार्यों को क्रियान्वित करता है। इस प्रकार नीति आयोग और योजना आयोग दोनों की पृष्ठभूमि अलग अलग है। वर्तमान में नीति आयोग मनुष्य की आवश्यकता है, इसलिए नीति आयोग का गठन किया। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर इस लेसन को आगे बढ़ाएंगे।